हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जब यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रही थी, तभी मैंने आपसे बताया था कि यूपी एलटी ग्रेड के जितने भी जीएस जीके के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आपको बता दूँ, यूपी एलटी ग्रेड का अभी तक केवल एक एग्ज़ाम हुआ है, वो हुआ था 2018 में। लेकिन जीआईसी प्रवक्ता और साथ साथ जीडीसी, डाइट, इन सब के भी जितने क्वेश्चन अभी तक यूपी पीसीएस के द्वारा लिए गए हैं, जितने भी पेपर लिए गए, उन सब का संकलन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आपके सामने ये बुक है, आप देख पा रहे हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक समान अध्ययन का यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। ये बुक आपको कुछ 295 रुपये की पड़ेगी, लेकिन आपको हमारे इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये बुक आपके लिए जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बुक में जितने क्वेश्चन दिए हैं उसको मैं डिस्कस ही कराऊंगी। साथ ही साथ इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इन चारों ऑप्शनों का भी निचोड़ मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। जो बुक में नहीं दिया हुआ है, जो बुक में दिया है उसका पीडीएफ आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, लेकिन जो बुक में नहीं दिया है वो आप अपने अलग कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लार्ड, रिटन, रिपन, कर्जन और डलहौजी। एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ। तो जैसे हम लोग रिपन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन लिटन, कर्जन और डलहौजी के बारे में भी पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो है एक साथ कई क्वेश्चन तैयार होते चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया कि वे संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते, उन्हें क्या कहा गया? मतलब जो लोग संस्कृत भाषा को शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें मलेच्छ कहा गया। ये किस ग्रंथ में कहा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में। शुल्क यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण है क्या? तो यजुर्वेद में भी यजुर्वेद को भी दो भागों में बांटा गया, एक शुल्क यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। तो शुल्क यजुर्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसी का एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसमें कहा गया है कि जो लोग संस्कृत भाषा को शुद्ध नहीं बोल सकते हैं वो मलेच्छ होते हैं। ठीक है, याज्ञवल्क्य द्वारा रचित ब्राह्मण ग्रंथों में इसे सार्वभौमिक प्रामाणिक माना गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अगर बात करें तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म के दो रूप माने गए, एक मूर्त और एक अमूर्त। एक मूर्त और एक अमूर्त, दो रूप माने गए ब्रह्म के। इसी मूर्त को यत कहा गया और अमूर्त को तत् कहा गया, या फिर आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं सत्य और असत्य। मूर्त को सत्य कहा गया, अमूर्त को असत्य कहा गया। ब्रह्म के दो ही रूप माने गए, इसे अलग अलग नामों से बुलाया, कोई मूर्त अमूर्त कहा, कोई यत और तत्व कहा, कोई सत्य और असत्य भी कहा। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में कितने कांड है? तो शतपथ ब्राह्मण में टोटल 14 कांड है। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है कि मलेच्छ ऐसे लोग होते हैं जो नीच होते हैं, पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, सदाचार का पालन ना करने वाले होते हैं। दूसरे देशों से आए हुए व्यक्ति को भी इसमें मलेच्छ कहा गया है। इसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से अलग रखा गया है मलेच्छ को। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा का भी सही से उच्चारण नहीं कर पाते थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको पर डे जो है जीआईसी के भी करवाए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट करने से हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है, कोई भी मतलब ना कमेंट करने से ना लाइक करने से कोई भी पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उससे क्या होता है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन के जवाब साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में कुछ राजाओं के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनकी पत्नियों के नाम दिए हैं। पूछा है कि कौन से राजा की कौन सी पत्नी है, इसको मैच करना है। सबसे पहले दिया है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम है? समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी है। समुद्रगुप्त वही है जिन्होंने एक सिक्का जारी किया और उस पर स्वयं को बीड़ा बजाते हुए दिखाया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा शासक है जिसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, तो वो समुद्रगुप्त है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नागा है और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम अनंत देवी है। जिस तरह समुद्रगुप्त ने
खुद को सिक्के पे बीड़ा बजाते हुए दिखाया है, उसी तरह कुमार गुप्त ने खुद को हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी करते हुए दिखाया है। क्या करते हुए दिखाया है? घुड़सवारी करते हुए दिखाया है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि वह कौन सा शासक है जिसने खुद को सिक्के पे बीड़ा बजाते हुए दिखाया, तो वो समुद्रगुप्त हो जाएगा। जिसने खुद को घुड़सवारी करते हुए दिखाया, तो वो कुमारगुप्त हो जाएगा। बाकी इनकी पत्नियों के नाम के हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, आपको यहाँ पे दिया होगा, देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है। तो पहले का 3 था, पहले का 3 आपको बी और सी दोनों में देखने को मिल रहा है, तो 4 और 2 काट दीजिए। पहले का 3 था कुमार देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? दत्ता देवी। दूसरे का एक आपको केवल ऑप्शन 3 में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन 3 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम कुमार देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम अनंत देवी है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन दिया है, पूछा है कौन सा सही है। पहला है, यह भारतीय राज शासन अर्थशास्त्र के बारे में कथन दिया। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की पुस्तक है उसके बारे में कथन दिया है। पूछा है कहा है यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। दूसरा कहा है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, ये देखिए परीक्षा 29/7/2018 को आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। दोनों ही सत्य क्यों है? क्योंकि ये जो पुस्तक है जिसको कौटिल्य के द्वारा रचा गया है, कौटिल्य जिन्हें आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, इन्हीं को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि कौटिल्य जो थे ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में इनका महत्वपूर्ण रोल था। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को उस लायक बनाया था। एक जो है जंगल में खेलते हुए बालक को उठाकर इन्होंने राजा की गद्दी पर बैठा दिया, तो इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें ना इन्होंने मौर्य साम्राज्य और उसके शासन तंत्र के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। इसी पर कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये जो पुस्तक है ये चंद्रगुप्त मौर्य की नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने माना कि ये पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य की है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा कि इसमें भारतीय राजतंत्र के संबंध में उपलब्ध प्राचीन उत्कृष्ट रचना है, यानी कि इसमें राजतंत्र राज शासन के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो यह कौटिल्य, जिन्हें आप चंद्रगुप्त मौर्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, उनकी रचना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण दिए हुए हैं, तो अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण दिए हुए हैं और 180 प्रकरण दिए हुए हैं। ठीक है, 180 प्रकरण और 15 अधिकरण दिए हुए हैं। इसमें किन किन बातों की चर्चा की गई है, तो इसमें नागरिक प्रशासन, दीवानी, फौजदारी, कानून, सफा सदो एवं सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन भी इसी पुस्तक में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1 व 2 दोनों ही सही है। ध्यान देना है, ये जो पुस्तक है इसमें मौर्य साम्राज्य और उसके शासन तंत्र के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य विष्णुगुप्त जो है, जिन्हें आप कौटिल्य के नाम से जानते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। तो इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में जिक्र किया कि नहीं, इस पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया है? यानी कि वो कौन से लेखक हैं जिन्होंने अपनी किताब में दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ शहरों में एक बताया है? इब्न बतूता, अल-बुरूनी, फरिश्ता या अबुल फजल? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता। इब्न बतूता हैं कौन? तो ये एक अरबी भाषा के लेखक हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, रेहला। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम भी पूछ लेता है कि इब्न बतूता के पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है रेहला। इसी में जो है इन्होंने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप और सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ इकट्ठा की। मतलब इन्होंने इस पुस्तक में लिखा, इन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की। ठीक है, उसमें इन्होंने जब ये दिल्ली आए थे तो कब आए थे, तो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आए थे। जब उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, उस समय ये
आए थे और इनके जो विद्वता है, इनके जो ज्ञान है, उससे प्रभावित होकर जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्हें दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश भी नियुक्त किए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक है जिसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तक रिहला में दिल्ली को उत्कृष्ट शहरों में से एक बताया। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें अल-बरूनी की, तो अल-बरूनी की 3 प्रमुख किताबें हैं। पहला है अल अथर अल बकीहा, अल अथर अल बकीहा। दूसरा है किताब उल हिंद, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता है, किताब उल हिंद। और तीसरा है अल कानून अल मसूदी। ये 3 किताबें अल-बरूनी की बहुत फेमस है। अबुल फजल, जिसे तोताए हिंद कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक किसे माना जाता है? यानी कि ऑप्शन दिया है लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। भारत में जो स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिटन के बाद आने वाले यानी लॉर्ड लिटन के ये उत्तराधिकारी थे। इन्होंने बहुत सारे कार्य, ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड रिपन का जो दिल है वो भारत के लिए धड़कता था, क्योंकि लिटन जो था इसने बहुत सारे ऐसे कार्य गलत किए थे भारत के खिलाफ, और उसको समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। जैसे लॉर्ड लिटन जो था, इसके शासनकाल में पहला दिल्ली दरबार हुआ। पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में। टोटल दिल्ली दरबार कितनी बार हुआ? तो 3 बार हुआ था। एक 1877 में, एक 1911 में, और तीसरा दिल्ली दरबार कब और किसके एक हुआ था 1877 में, दूसरा कब हुआ था, और तीसरा जो हुआ था लास्ट वाला वो 1911 में हुआ था। दूसरा दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में आयोजित करवाया गया और किस दिन में आयोजित करवाया गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आप पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। तीनों दिल्ली दरबार के क्रम आप क्रम से लिख दीजिएगा सन। ठीक है, उसके साथ साथ लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लेकर आया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में आया? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 में आया, और इसने जो है आर्म्स एक्ट भी लागू किया था। आर्म्स एक्ट क्या था कि कोई भी अपने घर में जो है वो हथियार नहीं रख सकता। ये भी 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन जब रिपन आता है 1881-82 में, लॉर्ड रिपन आते हैं, तो ये जो है सबसे पहले क्या करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट को निरस्त कर देते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये हंटर शिक्षा आयोग का गठन करते हैं, और लॉर्ड रिटन के द्वारा ही इल्बर्ट बिल भी पेश किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है इल्बर्ट बिल लाने वाले शासक का नाम, तो लॉर्ड रिपन जो है यही इल्बर्ट बिल लेकर आए थे। लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे काम किए, जैसे ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की, जिसे हंटर शिक्षा आयोग कहा गया। नगरों में नगर पालिका स्थापित की, प्रत्येक जिले में उप विभाग और तालुका बनवाई। सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति कार्यों की समीक्षा करने तक सीमित कर दिया। बाकी बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो ये लॉर्ड डलहौजी जो था ये व्यापकता का सिद्धांत लेके आया था, जिसे आप हड़प नीति कहते हैं। ये लाने वाला लॉर्ड डलहौजी ही था। इसने कुछ अच्छे भी कार्य किए थे, जैसे रेलवे का निर्माण लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में हुआ। डाक सेवा, तार सेवा, ये सब भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो था इसी के शासनकाल में 1905 में पहली बार बंगाल का विभाजन देखने को मिला था, जिसे आप 1905 बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। तो वो लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में देखने को मिला था। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति पर जब महाअभियोग लगाया जाता है तो कितने दिन पहले जो है सूचना देना अनिवार्य है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन पहले। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग जो है लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जो है सूचना देना अनिवार्य है। यानी कि राष्ट्रपति को बताना है कि आप पर महाअभियोग लगने जा रहा है। ये जो है आरोप संसद के दोनों सदनों में लगाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। लेकिन शर्त ये होती है कि जिस सदन में आरोप जो है लगाया जा रहा है वहाँ के 2/3 बहुमत
बहुमत से जो है यह पारित होना चाहिए कि ये इन पे आरोप लगा है, ठीक है। यह दूसरे सदन, फिर उसके बाद यह दूसरे सदन में भेजा जाता है जिससे आरोपों की जांच करनी पड़ती है, यानी आरोपों की जांच होती है कि जो राष्ट्रपति पर आरोप लगे हैं वो सही है कि नहीं। उसके बाद दूसरा सदन इन आरोपों को अगर सही पाता है तो वो भी महाअभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, ठीक है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि महाअभियोग के प्रस्ताव में कितने मतलब बहुमत जो है वो जरूरी है, तो 2/3 बहुमत जो है वो जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो जिस तरह राष्ट्रपति पूरे देश का लीडर होता है उसी तरह राज्यपाल जो होता है ये राज्य में केंद्र की तरफ से शासन कर रहा होता है, यानी कि ये केंद्र का जो है केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसको जो शपथ दिलाने का कार्य करता है वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक। कौन दिलाते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसकी चर्चा भारत के संविधान के भाग 6 में किया गया है। भाग 6 के आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और आर्टिकल 159 के अनुसार राज्यपाल को पद के शपथ की जो शपथ दिलाता है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। अगर पूछेगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल में बताया गया? 155 में बताया गया, यानी 155 में बताया गया। और शपथ कौन दिलाएगा? तो मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ये किस में बताया गया? ये आर्टिकल नंबर 159 में बताएगा। वहीं पे बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य करता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। आर्टिकल 60 में जो है भारत के राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है और आर्टिकल 69 में भारत के उपराष्ट्रपति के शपथ की बात जो है वो की गई है। मान लीजिए अगर जिस समय राज्यपाल का शपथ ग्रहण हो रहा हो और उस समय राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो, तब कौन दिलाएगा? तो उस समय जो उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो शपथ दिला देगा आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम लोग जीआईसी के भी जीएस जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप लोग उसको भी देखिए। और हमारे इसी चैनल पे बायोलॉजी के जीआईसी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, आप उनसे भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12, यानी कि पंचायती राज की बात किस भाग में की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायती राज के 3 सोपानों की विवेचना की गई है, यानी त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है। यह त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बताया किसने था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी 1957 में, इसी की सिफारिश पे जो है त्रिस्तरीय पंचायत बनाया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब क्या है? त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब क्या है? मतलब जिला इसमें सबसे ऊपर है जिला, उसके बाद है ब्लॉक, जिला और ब्लॉक, और सबसे लास्ट पे आता है ग्राम। इसी को त्रिस्तरीय पंचायत के रूप में गठित किया गया है, ठीक है। इसका जो है यह हमारे मूल संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में एक व्यवहारिक रूप से पहले से ही वर्णित था, जिसे आप कह सकते हैं डीपीएसपी में यह लिखा हुआ था, बाद में यह लागू हो गया, ठीक है। डीपीएसपी में कहा गया था कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्तियां और प्राधिकार भी प्रदान करेगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें 11 चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो है जब राज्य यानी देश को जब सामर्थ्य होगा तो वो इन चीज़ों को अपना सकता है। उसी के अनुसार 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान के एक नया खंड 9 सम्मिलित किया गया और इसी अधिनियम द्वारा संविधान में अनुसूची 11 भी जोड़ी गई। अगर पूछा जाए क्या भाग 9 हमारे संविधान में पहले से था, तो नहीं था। हमारे संविधान में केवल पहले 8 भाग हुआ करते थे, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन हुआ जो 1992 का ही था और इसी के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि
जो पंचायती राज है उसकी चर्चा जो है भाग 9 में देखने को मिलती है। अगर बात करें भाग 10 में हमें किस चीज़ की चर्चा देखने को मिलती है, तो भाग 10 में हमें अनुसूचित अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में देखने को मिलता है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में देखने को मिलता है। वहीं बात करें भाग 11 की, तो भाग 11 जो है ये 245 से लेकर 263 तक है और इसमें स्टेट और सेंट्रल यानी राज्य और केंद्र के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है। भाग 11 में क्या देखने को मिलता है कि राज्य और केंद्र के बीच कौन कौन सी मतलब किस पे किसका नियंत्रण है, वो बंटवारा भाग 11 में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन जो इसका सही जवाब वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोई भी तेल शोधनशाला नहीं है। इसका ना अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं भी दिया होता तो आप ऐसे अनुमान लगा लीजिए, जो भारत के 9 तटीय राज्य हैं, यहीं पर तो तेल शोधनशाला जो हो सकता है आपको देखने को मिलता है। जैसे गुजरात में आपको मिलेगा जामनगर, कोयली और वाडीवार। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि कोयली जो है ये कहाँ का शोधनशाला है, जामनगर कहाँ से संबंधित है, वाडीनार कहाँ से संबंधित है। ये तीनों गुजरात के शोधनशाला है। पश्चिम बंगाल में आपको हल्दिया पोर्ट देखने को मिलेगा जहाँ पे तेल शोधनशाला है और केरल में कोच्चि में तेल शोधनशाला आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कोई भी तेल शोधनशाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी नहीं बहती, यानी 3 तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है, 1 नहीं बहती है। तो आपको बता दें हंटर और फिलंडर्स रिवर और गिलबर्ट रिवर, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया में बहती है, जबकि ऑरेंज रिवर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। अगर ऑरेंज रिवर ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है तो कहाँ बहती है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है? साउथ अफ्रीका में बहती है। और ऑरेंज रिवर जो है ये ना सिर्फ साउथ अफ्रीका में बहती है, बल्कि यह साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ऑरेंज रिवर। अगर आपसे पूछा जाए साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही ऑरेंज रिवर जो है ये साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह लेसोथो देश में ड्रैंकरबर्ग पर्वत श्रेणी से निकलती है और दक्षिण अफ्रीका से होते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। कौन सी रिवर? ऑरेंज रिवर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? यानी कि कौन सा वो राज्य है जिसमें जो है जनसंख्या कम हुई है, घटी है? ठीक है, केरल, सिक्किम, नागालैंड या मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड में -0.6% की दर से जनसंख्या जो है वो कम हुई है। बाकी केरल में भी कम हुई है, लेकिन ये माइनस में नहीं गया है। माइनस में जिसमें गया है वो नागालैंड है। ठीक है, केरल में 4.9% की दर से बढ़ी है, सिक्किम में 12.9% की दर से बढ़ी है और मणिपुर में भी 24.9% की दर से बढ़ी है। कम किस में हुई है? तो नागालैंड में जो है वो कम हुई है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? युद्ध, आपदा, जन नियंत्रण या सामाजिक बुराई। यानी कि जनसंख्या वृद्धि को आप क्या चीज़ ऐसा करें कि रोक सकते हैं? क्या युद्ध के माध्यम से जनसंख्या को रोक सकते हैं? युद्ध में काफ़ी लोगों की मृत्यु तो होती है, लेकिन ये जनसंख्या का अच्छा मतलब उदाहरण नहीं है। आपदा में भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन इससे भी जनसंख्या नियंत्रण नहीं होती, सामाजिक बुराई से भी नहीं। जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म नियंत्रण। जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के संदर्भ में थॉमस माल्थन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे नियम बताए। इन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो ज्यामितीय गति से बढ़ रही है, जबकि जो उपलब्ध खाद्य आपूर्ति है ये अंकगणितीय गति से बढ़ रही है। यानी कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो खाद्य चीज़ें हैं जिनको लोग खाकर जीवित रहते हैं, भोजन वगैरह, ये जो है बहुत धीरे गति कर रही है। अगर दोनों में संतुलन बनाना है तो जनसंख्या पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और इसको आप करेंगे कैसे? तो जनसंख्या नियंत्रण को आप नैतिक नियंत्रण या जन्म नियंत्रण के माध्यम से जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी जन्म नियंत्रण को कहीं कहीं नैतिक नियंत्रण भी लिखा रहता है, तो वो भी बिल्कुल सही बात है, नैतिक नियंत्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीनोम नहीं है, कौन सा जियोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिकी तंत्र या टुंड्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह जीनोम नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जीनोम के भीतर एक छोटी कार्यात्मक इकाई है। इसमें सजीव और निर्जीव आपस में क्रिया करते हैं। यह जीनोम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। बायोम के अंतर्गत सदारहित वन बायोम, पर्णपाती वन बायोम, सवाना बायोम, घास, मरुस्थलीय और टुंड्रा प्रदेश आते हैं, जबकि जो ये है पारिस्थितिकी तंत्र ये इसमें नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। ये यूपी जीके से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहेंगे तो यूपी जीके भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, जिसमें केवल यूपी के ही फैक्ट्स दिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, यूपीएलटी ग्रेड पेपर है, तो यूपी जीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये यूपी जीके का ही क्वेश्चन है। ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है लखीमपुर खीरी, ये वहाँ पर स्थित है। ठीक है। लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। बाकी बात करें असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो असम में टोटल 8 नेशनल पार्क हैं। इसमें से है काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा। काजीरंगा। इसके साथ साथ मानस, काजीरंगा, मानस, नामेरी, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, ओरंग, डिब्रू सिकोहा, डिब्रू सिकोहा, रायभोवा, दिहन पटकाई और सिकाना, ये 8 नेशनल पार्क जो है वो असम में है। काजीरंगा, मानस, नावेरी, ओरंग, डिब्रू सिकोवा, रायभोवा और दिहन पटकाई, सिकाना, ये 8 है। उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं? तो आपको बताते हैं जो मानस है ना, असम का मानस नेशनल पार्क, ये यूनेस्को में शामिल है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि असम में वो कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को में शामिल है, तो मानस जो है ये यूनेस्को में शामिल है। वहीं काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं? तो उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। असम में 8 है, उत्तर प्रदेश में केवल एक ही है दुधवा, और राजस्थान में जो है वो 5 नेशनल पार्क हैं। अगर बात करें उत्तराखंड में कौन कौन सा है, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, जो पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। उसके साथ राजा जी, गंगोत्री, गंगोत्री जो है ये उत्तराखंड का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, जिस तरह असम का मानस यूनेस्को में शामिल है, उसी तरह उत्तराखंड का नंदा देवी भी यूनेस्को धरोहर है। ठीक है। उसके साथ साथ गोविंद पशु विहार, ये 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट, राजा जी, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, गोविंद पशु विहार। बात करें राजस्थान में, तो 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से मुकुंदरा हिल, रेगिस्तान, केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का। अगर पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है राजस्थान का। ठीक है। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इसी चैनल पे ही बायोलॉजी के भी LT ग्रेड के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कि कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट बच्चे प्रति महिला हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये NFHS राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th में पूछा गया है कि कितना है, तो 2.2 था। लेकिन इसके बाद जो है 2019 से 21 में NFHS 5 भी आ चुका है। अब आपको 4th का नहीं पूछेगा। अगर अब आपसे पूछा जाएगा तो ये 5 में पूछा जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए कि भारत में कुल प्रजनन दर TFR रेट क्या थी, तो ये 2%, 2.0% थी। ठीक है। जिसमें अगर बात करें ग्रामीण TRF की तो 2.1 है, और शहरी TRF की तो 1.1 है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा तो आप 2.0 मार्क करके आइएगा। ये 2019-2021 ये लास्ट डाटा था जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार आया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? भारत के महाविभाजन वर्ष के रूप में किसे जाना जाता है? 1911,
1921, 1951 या 1991? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1921। अगर बात करें जनगणना की, तो भारत में पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन इसे वास्तविक जनगणना नहीं माना जाता, इसे आंशिक जनगणना माना जाता है, क्योंकि इसमें पूर्ण जो है जनगणना नहीं हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो पहली पूर्ण जनगणना जो है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में किया गया था। वही रिपन जिसका दिल भारत के लिए धड़कता है, जिसमें बहुत सारे काम भारत के लिए किए हैं। जैसे इसने जो है लॉर्ड रिपन ने क्या क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया था, इल्बर्ट बिल पेश किया था, और इसी के द्वारा ही 1881 में जो है पूर्ण जनगणना करवाई जाती है। ठीक है, अगर पहली जनगणना पूछे तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में, लेकिन अगर पहली पूर्ण जनगणना पूछे तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी। इसी के बाद हर 10 सालों में जो है जनगणना होने लगी, लेकिन इसमें जो है 1911 से 1921 का जो वर्ष था, इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है न्यूनतम थी, इसीलिए इसे महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1921। 1911 में 1911 क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतिहास में 1911 किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, SRI विधि संबंधित है। SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसे SRI विधि के नाम से जाना जाता है, ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये संबंधित है धान से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। धान से एक और विधि संबंधित है, इसी SRI विधि को श्री विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि से? श्री। देखिए आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो SRI या फिर श्री विधि। उसी तरह अगर पूछा जाए गेहूं के लिए कौन सी विधि फेमस है, तो गेहूं के लिए जो विधि है वो नॉर्मन बोरलॉग विधि है। अगर पूछ लिया जाए नॉर्मन बोरलॉग विधि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गेहूं के लिए जानी जाती है नॉर्मन बोरलॉग विधि। वहीं श्री विधि, जिसे SRI विधि कहते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? धान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ फसल दिए हैं और उनमें वाले लगने वाले कीटों के नाम यानी उनकी बीमारियों के नाम दिए हैं। पहला दिया मूंगफली। मूंगफली क्या फली छेदक, मूंगफली से फली छेदक होता है, मूंगफली में फली छेदक बीमारी होती है। तो पहला ही आपका जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पहला ही आपका गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मूंगफली में जो बीमारी लगती है ना, उसे मूंगफली में जो लगता है वो रस्ट लगता है। रस्ट, अगर पूछा जाए रस्ट किससे संबंधित है, तो ये मूंगफली से संबंधित है। रस्ट के साथ साथ रस्ट को ही गेरुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेरुआ रोग या फिर टिक्का रोग। टिक्का रोग ये सब मूंगफली में ही लगता है। टिक्का को ही परचिति रोग भी कहा जाता है। ये सब किस में लगता है? मूंगफली में। बाकी फली छेदक जो संबंधित है वो किससे है? चने से संबंधित है, धान से बाका संबंधित है, और मक्का में भी तना छेदक बीमारी लगती है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए, गलत होते हुए भी ये सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, आई होप सो आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का आलू मूंग के फसल चक्र में सघनता है 100%, 200%, 250% या 300%? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 300%। ऑप्शन डी, मक्का आलू मूंग के फसल चक्र में जो सघनता है वो 300% है। फसल चक्र की संगतता से क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या, चाहे आप यहाँ पे अगर एक कोई और फसल दिया होता, जैसे यहाँ पे सरसों दे देता, तो ये फसलों की संख्या 4 हो जाती, तो इसी को 100 से गुणा करना होता, जितने फसल उतने गुणे 100। तो यहाँ पे 3 फसल दिया, मक्का आलू और मूंग, तो 3 गुणे 100 अगर आप करेंगे तो 300% निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए कुछ फसल दिए, उनकी प्रजातियों के नाम दिए हैं। पूछा है कौन सी प्रजाति जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। पहला दिया है मूंगफली। मूंगफली की प्रजाति क्या कौशल जो है ये मूंगफली की प्रजाति है, बिल्कुल सही बात है। सरसों की प्रजाति वरदान है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अलसी की प्रजाति चमत्कार, तो यही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलसी की प्रजाति जो है वो चमत्कार नहीं है। ठीक है, अगर बात करें अलसी की प्रजाति चमत्कार नहीं है तो कौन सी प्रजाति अलसी की है? तो अलसी की जो प्रजाति है उसे आप उपास्था, उपास्था एक किस्म है अलसी का, उपास्था। इसके साथ साथ अभिनव, अभिनव, उपास्था, अभिनव, इसके साथ साथ अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक F1,
अभिषेक F1, उपास्था, अभिनव, अभिषेक F1 और इसके साथ साथ AFDR और अग्निरेखा ये सब किसकी प्रजातियां हैं? तो ये अलसी की प्रजातियां हैं। अगर बात करें यहाँ पे जो चमत्कार दिया हुआ है, अगर ये चमत्कार अलसी की प्रजाति नहीं है तो ये किसकी प्रजाति है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चमत्कार जो है वो किसकी प्रजाति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इससे प्रीवियस ईयर रिवीजन के साथ साथ आपको आने वाले नए क्वेश्चन जो हैं वो पता चल जाएंगे कि किस तरह से नए क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जाता? प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक द्वारा। तो एंटीबायोटिक द्वारा उसी रोग का इलाज नहीं किया जाएगा जो बैक्टीरियल रोग नहीं होगा। जो बैक्टीरियल रोग होगा उसका एंटीबायोटिक द्वारा इलाज कर लेंगे, लेकिन जो बैक्टीरियल रोग नहीं होगा, जो जीवाणु द्वारा नहीं फैलेगा, उन्हें प्रतिजैविक द्वारा कैसे उपचार करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इनमें से वो कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलती है। हैजा, टिटनेस, खसरा या क्षय रोग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खसरा। हैजा, टिटनेस, क्षय रोग, डिप्थीरिया, फिलसिस, ये सब जो बीमारियां हैं ना, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं। लेकिन जो खसरा है ये वायरल बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन से फैलता है। तो इसे आप जो है एंटीबायोटिक के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते, इसका निदान नहीं कर सकते। वायरस के द्वारा बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया। कोल्ड जिसे आप सामान्य जुकाम के नाम से जानते हैं, फ्लू हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस, एड्स, डेंगू, रेवीज, कोविड जो भी हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा था, ये सब वायरल डिजीज़ है। ये साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा वायरल डिजीज़ है, तो आप खसरा मार्क कर देंगे। खसरा के साथ साथ अभी मैंने आपको बताया कोल्ड, चेचक, पोलियो, डेंगू यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डेंगू जो है वो कैसी बीमारी है। तो डेंगू भी जो है ना एक वायरस जनित बीमारी है। इसके साथ साथ रेबीज़ जो जानवरों के जीभ में, लार में पाया जाता है। कुत्तों काटने पर रेबीज़ हो जाता है, बंदर के काटने पर, चूहे में होता है रेबीज़। तो ये भी वायरल डिजीज़ है। इसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल हम सभी कोविड से वाकिफ़ हैं, कोविड भी वायरल डिजीज़ है। क्षय रोग, टिटनेस और हैजा, ये तीनों जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके साथ साथ डिप्थीरिया, सिफिलिस एक बीमारी है, सिफिलिस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। कुष्ठ रोग, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ जितने होते हैं इन्हें एंटीबायोटिक द्वारा सॉल्व किया जाता है, लेकिन जो वायरल डिजीज़ है इन्हें एंटीबायोटिक द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 वस्तुओं के नाम दिए और उनकी खोजकर्ता के नाम दिए। पूछा है कौन सा सही नहीं है। क्या कंप्यूटर की खोज जो है वो चार्ल्स बेबेज ने की थी? बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर की खोज जो है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। रेडियो की खोज कार्ल वेज ने की थी? तो नहीं, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रेडियो की खोज जो है वो मार्कोनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मार्कोनी के द्वारा किया गया था। यही सही सुमेलित नहीं है। आगे भी देख लेते हैं। बैरोमीटर की खोज ई टॉरिसेली ने किया था। बिल्कुल सही बात है। बैरोमीटर का यूज़ दाब मापने के लिए किया जाता है। और डायनामो का खोज माइकल फैराडे ने किया था। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो गलत है वो रेडियो की खोज है, और यही गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, अपना पथ व चाल बदलते रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। संचार उपग्रह जो होते हैं ये सदैव भू स्थिर रहते हैं। कैसे रहते हैं? भू स्थिर रहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूर संचार के उद्देश्य से संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात एक कृत्रिम उपग्रह है। अगर पूछा जाए ये कृत्रिम है कि प्राकृतिक है, तो ये कृत्रिम उपग्रह है। ये पृथ्वी के चाल के अनुसार, यानी कि जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपना परिक्रमण चाल पूरा करती है, उसी के अनुसार ये भी अपनी दूरी पर 24 घंटे में अपना परिक्रमण चाल पूरा करता है। ये जो उपग्रह है इसकी चाल पृथ्वी के चाल के समान होती है और इसी कारण जो है ये सदैव पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है। इसी कारण इसे भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तांबा, जर्मेनियम, चांदी या लोहा? किसकी चालकता तापक्रम यानी टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे तो इनमें से वो कौन सा पदार्थ है जिसकी चालकता जो है वो बढ़ेगी?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। जर्मेनियम की चालकता क्यों बढ़ेगी? तो आपको बता दें, जितनी भी पीरियोडिक टेबल में अर्धधातुएं हैं, उन जर्मेनियम के साथ साथ उन सभी की चालकता भी तापक्रम यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। अगर आपसे पूछा जाए अर्धधातुएं क्या होती हैं, तो अर्धधातुएं जो होती हैं ये चालक और कुचालक दोनों की तरह ही कार्य करती हैं, दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक मानी जाती हैं। अर्धधातुएं पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने हैं? तो 7 अर्धधातुएं पीरियोडिक टेबल में बताया गया है, जिनमें से जर्मेनियम का अगर फार्मूला पूछा जाए तो Ge होता है। जर्मेनियम के साथ साथ और भी है बोरान का फार्मूला होता है बी, बोरान के साथ साथ सिलिकॉन होता है, Si से डोनेट किया जाता है। पोलेनियम होता है जिसे Po से डोनेट किया जाता है। आर्सेनिक होता है जिसे As से डोनेट किया जाता है। एंटीमनी होता है जिसे Sb से डोनेट किया जाता है। और इसके साथ साथ एक होता है टेलुरियम को Te लिखा जाता है, टेलुरियम। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि अर्धधातुएं कितनी हैं? तो अर्धधातुएं 7 हैं। कौन कौन सी हैं अर्धधातुएं? 7 कौन कौन सी हैं? तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। पहला है, एक मिनट डार्क कलर ले लेते हैं। पहला है आपके पास बोरान ये अर्धधातु है। सिलिकॉन जिसे Si कहते हैं ये अर्धधातु है। इसके साथ साथ पोलेनियम Po अर्धधातु है। जर्मेनियम Ge अर्धधातु है। आर्सेनिक As अर्धधातु है। एंटीमनी Sb अर्धधातु है। टेलुरियम Te ये अर्धधातु है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे टेलीमियम का फार्मूला क्या है, या फिर पूछ लिया एंटीमनी को किस तरह से डोनेट करते हैं, या फिर Ge क्या है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा पूछता है कि कितनी अर्धधातुएं पीरियोडिक टेबल में, तो 7 अर्धधातुएं हैं। अर्धधातुओं की क्या विशेषता होती है? तो अर्धधातुएं जो होती हैं ये प्रायः सभी धातुओं यानी जो चालक धातु हैं का समान गुण है। इन्हें गर्म करने पर उनकी चालकता घटती है, परंतु ऐसे चालक पदार्थ हैं जिनमें यह गुण विपरीत होते हैं, अर्थात गर्म करने पर उनकी चालकता बढ़ती है। ऐसे चालक पदार्थ को अर्धचालक कहा जाता है। जिनकी चालकता घटती है उन्हें धातु चालक कहेंगे, जिनकी चालकता बढ़ती है उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक में तापक्रम आप बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अर्धचालक कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जेरेनियम, ट्यूलेरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये 7 अर्धचालक हैं। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, मैथ से भी क्वेश्चन जैसा कि GS/GK में देखा जाता है। GS/GK LT ग्रेड में टोटल 30 नंबर में आता है। 30 नंबर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ सभी के क्वेश्चन और साथ साथ UP GK के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, किसका कितना वेटेज है वो एग्जाम में ही पता चलता है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन हर चीज़ से देखने को मिलता है। जैसे इस बार अभी हम लोगों ने देखा साइंस के 3 या 4 क्वेश्चन देख लिए। अब मैथ के कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें? तो 1 2 3 क्वेश्चन मैथ के दिए हुए हैं और 3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के दिए बचे हैं। अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन दिया है कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समष्ट भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समष्ट भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है जो होता है A = √3/4A स्क्वायर। A = क्या होता है? √3/4A स्क्वायर। ये फार्मूला लगाकर अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे A की जगह आपको 6 रखना है। A क्योंकि इसमें दिया हुआ है, क्योंकि 6 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होते हैं वो समष्ट क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। समष्ट यानी कि 6। ठीक है, तो यहाँ पे A की जगह आपको 6 रख देना है। तो 6 इंटू फार्मूला मैंने आपको बताया √3/4 ये फार्मूला होता है इंटू A स्क्वायर यानी कि 2√3 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब ये फार्मूला देखिए यहाँ पे आप रखें, फार्मूला नहीं दिया, फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। फार्मूला दिया A = √3/4A स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यही फार्मूला जो है यहाँ पे रखा गया है, यही फार्मूला यहाँ पे रख के इसको सॉल्व किया गया है। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 2x + 2/x = 3 है तो 3³ + 1/3³ + 2 का मान क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 7/8 ये इसका मान होगा। इसको आपको a³ + b³ + c³ के फार्मूले पे आप a³ + b³ + 3ab के फार्मूले पे आपको जो है इसको खोल लेना है, यानी a + b का
होल क्यूब। इसी फार्मूले पे आपको जो है ये निकाल लेना है, ठीक है। और ये निकल के आ जाएगा 7/3। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² + px + 4 = 0 है तो इसका मूल 2 है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। अगर एक मूल 0 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी +1 हो जाएगा। अगर एक मूल जो है, माना कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² + px + 4 = 0 है, तो इसका दूसरा मूल पूछा है। तो पहला मूल का गुणनफल चर पद बटे x² का गुणनफल। तो चर पद कितना दिया, चर पद यानी चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है, संख्या। संख्या जो दी है, संख्या कितने दी, 4/2। इसको जब आप काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये निकल के आएगा। तो 2 और ये इस प्रोपोर्शनल होगा +1 से, तो दूसरा मूल जो होगा वो 1 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के बचे हैं। 2018 में ये क्वेश्चन जो है, ये पेपर 2018 का है, तो ये उस हिसाब से करंट अफेयर है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम 2025 के करंट अफेयर से रिलेट करते हुए पढ़ते चलेंगे, जिससे अभी जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हमें 2024-25 का करंट अफेयर देखने को मिलेगा, तो उससे जो है रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन था, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। मई 2018 में जो विजय प्रहार अभ्यास सैन्य अभ्यास है, ये भारतीय थल सेना और दक्षिण पश्चिम कमान के द्वारा राजस्थान में संपन्न किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपको अभी भी ये बन सकता है कि विजय प्रहार अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच होता है। यह भारतीय थल सेना और दक्षिण पश्चिम कमान जो के द्वारा जो है होता है। ये जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान में। राजस्थान में स्पेशली कहाँ, तो सूरतगढ़ के पास एक जगह है महाजन रेंज, वहीं पर ये अभ्यास हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन और भी इम्पॉर्टेंट युद्ध अभ्यास हैं जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि भारत और इंडिया और USA के बीच एक अभ्यास है जिसे आप वज्र प्रहार के नाम से जानते हैं। पूछ लेता है कि इंडिया और USA के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास का क्या नाम है, तो वज्र प्रहार है। इसी तरह इंडिया और थाईलैंड के मध्य जो अभ्यास होता है उसे आप मैत्री के नाम से जानते हैं। क्या, मैत्री किसके किसके बीच हो रहा है युद्ध अभ्यास है, तो इंडिया और थाईलैंड। साथ ही साथ इंडिया और नेपाल के बीच होता है सूर्यकरण। इंडिया और नेपाल के बीच कौन सा होता है, सूर्यकरण। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है ऑस्ट्रा हिंड किसके किसके बीच होता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इंडिया और हिंद, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रा हिंद। इसके साथ साथ रूस इस समय चर्चा में ज़्यादा है, तो रूस से कई सारे युद्ध अभ्यास देखने को मिलते हैं, जिसमें से इंदिरा बोस्टोक और इसके साथ साथ जापाड़, ये 3 युद्ध अभ्यास जो है रूस के साथ फेमस है, इंदिरा, बोस्टोक और जापाड़। सिंगापुर से अगर पूछ लिया जाए, सिंगापुर से कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो सिंगापुर से होता है सिम्बैक्स। कौन सा होता है, सिम्बैक्स, ये सिंगापुर से होता है। अगर एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया, USA और जापान की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है मालाबार। ये SSC या किसी एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन कि मालाबार जो है ये किसके किसके बीच हो रहा है युद्ध अभ्यास है, तो मालाबार जो है ये इंडिया, USA और जापान के बीच हो रहा है युद्ध अभ्यास है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वज्र प्रहार का है, तो इंडिया और USA के बीच, मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच, सूर्यकिरण इंडिया और नेपाल के बीच, ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, इंदिरा, बोस्टॉक और जापाड़ इंडिया और रूस के बीच, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स, इंडिया, USA और जापान का जो ट्राइलेटरल है वो मालाबार है, ठीक है। इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल का खिताब किसने जीता था। अभी देखिए 2018 का पूछा, अब आपसे 2018 का तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको बता दें 2000 राष्ट्रमंडल जो खेल है 2025 अभी इसका कोई भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल का कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन एक होता है राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रमंडल खेल दोनों में अंतर है। लेकिन आपको बता दें राष्ट्रमंडल खेल का महिला एकल खिताब बैडमिंटन किसने जीता, कोई अपडेट नहीं आया, तो मैं आपको बता देती हूँ। राष्ट्रीय खेल जो है 2025, इसमें महिला बैडमिंटन का जो खिताब जीतने वाली खिलाड़ी है उनका नाम अनमोल खरब है। अनमोल खरब, ये राष्ट्रीय खेल में है। राष्ट्रीय खेल 2025 महिला बैडमिंटन
एकल खिताब जीतने वाली महिला है, ठीक है, अनमोल खरब। और राष्ट्रमंडल 2025 का अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। इसके साथ साथ अभी करंट में जो आपसे पूछा जा सकता है वो पेरिस ओलंपिक पूछा जा सकता है। पेरिस ओलंपिक 2025 में बैडमिंटन का महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये दक्षिण कोरिया की एक खिलाड़ी है एन से एंग। ये जो है 2025 पेरिस ओलंपिक में महिला बैडमिंटन का एकल खिताब जो है वो जीता था। वहीं राष्ट्रीय खेल में किसने जीता? अनमोल खरब ने जीता, ठीक। इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन ए था, साइना नेहवाल जो है उस समय 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी थी। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस सूचकांक 2018 में भारत का स्थान। अब देखिए 2018, अब आपसे 2018 तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछ सकता है कि विश्व प्रेस सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जो है ये जारी कौन करता है? तो इसको जो जारी करने वाला है वो है विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जारी किया जाता है। एक मिनट यार, क्या हो रहा है? रिपोर्टर्स विदाउट, हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं, विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो है ये विश्व प्रेस सूचकांक जारी किया जाता है। अब आपसे 2018 का नहीं याद करना, आपको याद करना है 2025 का, 2024 का, क्योंकि कभी कभी एक साल पिछला भी करंट अफेयर आपसे जो है एग्जाम में पूछ लेता है। तो 2025 में जो इंडिया की रैंक है वो 151 है। ये टोटल 180 देशों में जो है निकाला जाता है, पहले भी निकाला जाता था, अब भी 180 देशों में निकाला जाता है। 2025 में ये रैंकिंग 180 देशों में 151 थी और 2024 में ये रैंकिंग 159 थी। कितनी थी? 159 थी, ठीक है। अगर पूछा जाए 2024 में पहले नंबर पे कौन था, तो नॉर्वे था और दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन था 2024 में। और 2025 में जो रैंकिंग है भारत की वो 151 हो गई है। कितनी? 151 हो गई है। इसमें से ना रैंकिंग जो मतलब आप ज़्यादा आपको दिख रहा है, इसमें से जो नंबर 1 पे होता है ना वो फर्स्ट माना जाता है, वो अच्छा माना जाता है। यानी कि थोड़ी सुधार तो हुई है हमारे यहाँ इंडेक्स में, प्रेस स्वतंत्रता में, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है, अभी भी बहुत दयनीय स्थिति है, ठीक है। इसके साथ साथ इंडेक्स से और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 102 है। कितने देशों में? तो 123 देशों में हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 102 है। वहीं अगर आपसे खुशहाली इंडेक्स या जिसे हैप्पीनेस इंडेक्स कहा जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग 2025 के अनुसार 118 है। ये कितने देशों में निकाला जाता है? 147 देशों में। अगर पूछा जाए हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे लास्ट पायदान पर कौन है, तो सबसे लास्ट पायदान पे अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान। और भारत की रैंकिंग क्या है? 118। बहुत अच्छी ये भी नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट पे जो है वो अफगानिस्तान है। टोटल 147 देशों में निकाला गया है 2025 के अनुसार। 118 हैप्पीनेस, 102 हंगर इंडेक्स और 151 जो है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग है। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको देखने को मिल गए, 3 क्वेश्चन मैथ से देखने को मिल गए। यहाँ से आप वेटेज का जो है अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। साइंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे लगभग 7-8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिले, जिसमें आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो तीनों को मिला के 7 से 8 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिले थे। उसके बाद आपको जनगणना जो पूछा था ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क जो पूछा था ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन था। तो लगभग जो है हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिला था क्या एक भी आपको? हाँ, ज्योग्राफी का वो रिवर वाला क्वेश्चन था, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी को देखने को मिलेंगे। पॉलिटी का आपका जो संविधान संशोधन, पंचायती राज पूछा था, राज्यपाल का शपथ पूछा था, ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे। जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको जो है लगभग हिस्ट्री के 5-7 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन और जनगणना से 1-2 क्वेश्चन। साइंस ईवीएस से भी आपको क्वेश्चन पूछे थे, जो जीनोम वाला क्वेश्चन था वो ईवीएस का था, ठीक है, ईवीएस से क्वेश्चन थे। और इसी तरह यूपी जीके के भी थे और हमने देखा था साइंस के क्वेश्चन थे, मैथ और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा गया था और इसके साथ साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए थे। तो टोटल 30 क्वेश्चन थे।
तो यहाँ से आप वेटेज का अनुमान लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको साइंस का ही दिख रहा है, क्योंकि साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। यूपीएलटी ग्रेड का अभी तक केवल एक ही एग्जाम हुआ 2018 में। अब जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी वो जीआईसी का करवाऊंगी, क्योंकि लेवल जो है भले ही मतलब क्वेश्चन भले ही चेंज रहे, लेकिन लेवल जो है जीआईसी, एलटी ग्रेड, पीजीटी, इन सब का ना लगभग सेम ही होता है। अगर आप जीआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही पेपर कराया जाता है, तो पेपर का पैटर्न जो होता है वो लगभग सेम रहता है। तो आप ना उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जीआईसी में जो क्वेश्चन है वो भी जीएसजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपीएलटी ग्रेड के लिए हो सकते हैं। जीआईसी में जिस तरह एलटी ग्रेड में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीआईसी में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिस तरह से मैंने इसमें एक एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जब वीडियो आए ना तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू।